of education. How are you all? I think कि आप सभी लोग फाइन होंगे गाइस, राइट? लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने अभी तक इतने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको तो अच्छा लग रहा होगा, हमने इतने सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमने इस पे छोड़ दिया था बेटा कि मेथड्स टू रिमूव गैंग। उसके लिए हमने फोर मेथड यूज़ किए थे गैंग को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट कौन सा था? ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोक्लोरिक वॉशिंग। सेकंड था फ्लोटेशन प्रोसेस। थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फोर्थ इज केमिकल सेपरेशन। जिसमें से फर्स्ट ग्रेविटी सेपरेशन की हमने बात भी कर ली थी कि उसे क्या है, ये क्यों ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं आपको ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में फिर से रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ ताकि आपको क्या रहे, इसकी जानकारी रहे अच्छे से, कि भूले ना आप उस चीज़ के बारे में। ग्रेविटी सेपरेशन को हम और भी क्या बोलते थे? हाइड्रोलिक वॉशिंग। व्हाट वी से? हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो तो ये गाइस क्या था, ये कौन सा मेथड था? इस मेथड को हम कैसे डिफाइन करेंगे अगर हमें करना भी होगा तो? देखो, इस प्रोसेस में जो हमारी ये क्रश्ड एयर और होती थी उसको हम वाटर के साथ वॉश कर देते थे और उसकी जो लाइटर इम्प्योरिटीज आती थी ना, होती थी ना, वो वॉश हो जाती थी, है ना, वो वॉश हो जाती थी। और जो हैवी पार्टिकल्स और मिनरल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स कंटेन क्या करते थे? मिनरल्स। समझ आ गई कि मतलब वो जो पार्टिकल्स थे वो मिनरल लेते थे, कंटेन करते थे। जैसे कि आप वॉशिंग का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हमने जो पढ़ रहे थे वो प्रोसेस क्या था गाइस? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। व्हाट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस? क्या कह रहे हो कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से जा रहा है? डोंट यू वरी, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, 11th एंड 12th में आप इसके आगे का भी कंटिन्यू करेंगे गाइस। देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? जो मिनरल में होते हैं, मिनरल्स में मोस्टली कौन से आते हैं? सल्फाइड्स। ठीक है, ये किससे सेपरेट होते हैं? एगिटेशन से। किससे? एगिटेशन ऑफ द पुलवर्टेड मिक्सचर। ये एक मिक्सचर होता है जिसको जो कि वाटर के साथ मिलाया जाता है। पाइन ऑयल होता है और केमिकल्स भी होते हैं जो कि एक बाइंडिंग मिनरल के बीच एक बाइंडिंग कर देता है। ठीक है, और मिनरल ग्रेन्स और एयर बबल्स, एयर के बबल्स होने लग जाते हैं। ये देखो किस लिए यूज होता है? गैलिना को प्यूरिफाई करने के लिए। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? ये देखो, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, उसके दो कंपोनेंट ऑफ और पे। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के दो कंपोनेंट है होते हैं और के, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, ये इन्हीं पर बेस्ड है। इस मेथड को हम नॉन मैग्नेटिक में यूज करते हैं। कब? जब और या फिर गैंग मैग्नेटिक हो नेचर में। समझ आई आपको इतनी बात? किस पे बेस्ड है ये? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के दो कंपोनेंट ऑफ और पे, जो कि प्योर है और इम्प्योर है। ये मेथड यूज होता है नॉन मैग्नेटिक में। जब कब? कि जब और या गैंग जो हैं वो मैग्नेटिक हो नेचर में। इतनी बात समझ में आ गई? चलो तो 3 तक काउंट कर रही हूँ, पोज करिए, नोट कीजिए। 1 2 इट्स 3। ओके, डन। अब हमें नेक्स्ट चीज बेटा क्या देखनी है आपको पता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रही हूँ, सॉरी,
इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब जो हमारा पढ़ने वाले हैं ना, पता है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी कंसंट्रेटेड ओर में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है किसको? मेटल को। समझ में आया? चलो अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता क्या है, उसका कंसंट्रेटेड ओर में से उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। अब क्या कह रहे हो इस नाम सुन के कि मैम व्हाट इज दिस? मैम की ये सिर के ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। वो थोड़ा बहुत समझ भी आया, पर ये तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कोई डरने वाली बात नहीं है। सुनिए कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है कंसंट्रेटेड ओर में से। तो जो ये मेथड है ना बेटा, एक्सट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है। द मेथड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है कंसंट्रेटेड ओर में से, जो कि डिपेंड किस पे होता है? रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। किस पे डिपेंड रहता है? डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कैसी है? मेटल की। किसकी है? मेटल की। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टू एक्सट्रैक्शन। ठीक है, टू एक्सट्रैक्टेड कि मेटल कितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, भाई उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए, जब भी तो उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, या बिना उसकी उस लिमिट जाने हम उसे एक्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे, है ना? तो अब देखो एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। पहले हम लो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं देखो, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब आते हैं। ठीक है, सिल्वर, ये किस में आते हैं? लोअर, किसमें? लोअर मेटल्स में। समझ आई? देखो इतने होते हैं भाई, ठीक है। तो जो लीस्ट रिएक्टिविटी होती है वो हीट होती है भाई, लीस्ट रिएक्टिविटी होती है ये। तो ये हीट करता है और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो भी हमारा उसमें मेटल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो मेटल होते हैं ना जनरली अनरिएक्टिव होते हैं। जो ये कॉपर है, मरकरी है, ये सब क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। समझ आई? ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। जो ऑक्साइड है इनकी, ऑक्साइड ऑफ दीज, इनकी जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस करती है मेटल्स को। अगर हीट कर दें एलोन, अकेले इनको हीट कर देंगे ना इन ऑक्साइड्स को, तो ये क्या होगी? रिड्यूस होती चली जाएगी, है ना? ये रिड्यूस होते चले जाएंगे मेटल में से। समझ आई? जैसे मरकरी और ऑक्सीजन का वो ले लो तुम, क्या लो? देखो इक्वेशन बनाते हैं। मरकरी ली, मरकरी सल्फाइड ली, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? मरकरिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा? SO2। ठीक है, यहाँ भी 2 लग जाएगा। बैलेंसिंग इक्वेशन आई थिंक आपको आ गई होगी समझ में बहुत अच्छी तरह से। आ तो जानी चाहिए, नहीं आई होगी तो आप सीख लीजिए। मैंने आपको अपने पहले चैनल पे करा रखा है सारी, बहुत अच्छी तरह से आपको ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर में मैंने कराई हुई है बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब देखो एक चीज फैक्ट बताती हूँ तुम्हें। मैक आर्थर फॉरेस्ट था, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनेडेड प्रोसेस था, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर और गोल्ड ओर्स के लिए यूज होता था ये। ठीक है, क्या नाम था? मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप नोट कर सकते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे गाइस? पहले आप नोट कर लीजिए, 3 सा काउंट कर रही हूँ, 1 2 and 3। पॉज कर लीजिए जिसका नहीं हुआ और नोट कर लीजिए। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे। अब हम मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ी है? लोअर पढ़ी है ना, लोअर। अब हम मिडिल की पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे हम? लोअर मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत मजा आएगा बेटा। मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज। अब मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी होती हैं? देखो, जो नेचर में फाउंड हो इन दी फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड में हो, सल्फाइड में हो या कार्बोनेट ओर्स में हो। ठीक है, जो नेचर में फाउंड होती हैं और फॉर्म करती हैं क्या? या तो ऑक्साइड करे, ठीक है, या फिर सल्फाइड, ठीक है, या फिर कार्बोनेट ओर्स। ये तीन चीजें बेटा जो फॉर्म करती हैं, यानी वो जो नेचर से मिलती हैं और हमें ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स फॉर्म करती हैं, वो हमारी मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज होती हैं। ठीक है, दीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड। देखो, सबसे पहले ये जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है इन्हें ऑक्साइड और में से एक्सट्रैक्ट करना। मेटल्स के लिए बहुत इजी होता है बेटा किसी भी ऑक्साइड और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, देखो ऑक्साइड को के मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के ऑक्साइड में से दो वेज हैं। पहला तो है रोस्टिंग। क्या है पहला? रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? देखो बेटा, रोस्टिंग वो प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर देता है सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में हीटिंग करने पर, और स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली हीट होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट्स में इन द प्रेजेंट एक्सिस ऑफ एयर, यानी एयर की एक्सिस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको वो लिख देती हूँ डेफिनेशन, आप लोग क्या कहते हैं नोट कर लीजिएगा। कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स ठीक है इनटू ऑक्साइड्स by heating strongly below its melting point, melting point। समझ में आया इतना? in the presence of axis of air, in the presence of axis of air। क्या बोला मैंने? वही बोला मैंने भी कि कन्वर्ट कर देता है सल्फाइड ओर्स को किसमें? ऑक्साइड में। हीट यानी स्ट्रॉन्ग हीट करने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे किसकी प्रेजेंट में? एक्सिस ऑफ एयर की प्रेजेंट में। समझ में आया? फर्स्ट मेथड तो ये है। इसका एक एग्जांपल लोगे कि जिंक सल्फाइड को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखिए। जिंक सल्फाइड है, सल्फेट है, इसको आप ऑक्सीजन को साथ रिएक्ट करिए तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा, यही बनेगा। तो ये देखो जिंक क्या हुआ, जिंक प्लान को जिंक ऑक्साइड में हमने चेंज कर दिया, ये इसमें ये चीज हुआ है, और इसको हमने वो करेंगे ना, होप सो समझ में आया होगा। फर्स्ट प्रोसेस ये है रोस्टिंग। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है बेटा कैल्सिनेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, 3 तक काम कर रही हूँ, पॉज करो, नोट करो, उसके बाद आगे लिखवाते हैं। ठीक है, 1 2 3 कर लिया। ये देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा? वो प्रोसेस जो कार्बोनेट और में से ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है,
वो हमारा कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग क्या था, जो सल्फाइड और से ऑक्साइड में हो जाए, ये कार्बोनेट और से ऑक्साइड में हो जाता है। इसका हमने ली थी जिंक क्लोराइड गिव्स टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? होप सो समझ में आ रहा होगा। और जो नहा है मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, देखो रोस्टिंग में आया सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो हीटिंग ऑफ और प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन की, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। बट कैल्सिनेशन में हीटिंग स्ट्रॉन्ग हीट कब होती है और की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एयर ऑक्सीजन नहीं होती। समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, जल्दी से करके डन करिए। ठीक है, फास्ट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का मेटल से में, मतलब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, मतलब मेटल ऑक्साइड्स का मेटल के साथ मेटल में कैसे रिडक्शन होता है। ठीक है, देखो मेटल ऑक्साइड जो है बेटा रिड्यूस होती है कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल में, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, जैसे कोक हो गया। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए जैसे सोडियम हो गया एक्सेट्रा, ये सब एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है, ये किस पे बेस है? रिएक्टिविटीज पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? आ गया होगा भाई। इसमें देखो साफ सीधी सी बात है कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कब होगी, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगेगा हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, यही था इसमें समझाने लायक, और कुछ भी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जिसका नाम है बेटा, गेस करो क्या हो सकता है? ओके, ऑल राइट, इसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। क्या है बेटा? थर्माइट रिएक्शन। पढ़ते हैं, चलिए। देखो बेटा थर्माइट रिएक्शन क्या है, यानी रिएक्शन ऑफ आयरन और, आयरन और का मतलब क्या है? आयरन ही है इसका मतलब, Fe का मतलब आयरन ही होता है ना। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हमें आयरन प्रोड्यूस करता है। रेलवे ट्रैक्स को होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने के लिए, जो उसमें पटरी होती है ना, उनको ज्वाइन करने के लिए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। यानी इट मीन्स क्या है बेटा कि आयरन और का जो रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम के साथ, जब एल्यूमिनियम के साथ बेटा जोड़ देते हैं तो हमें क्या आयरन मिलता है ना, और वो किस लिए यूज होता है? आयरन रेलवे ट्रैक्स की जो पटरी होती है ना, उसको ज्वाइन करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। देखो आयरन को और एल्यूमिनियम को हमने ज्वाइन कर रखा है, तो क्या बना? 2Fe + Al2O3। समझ आ गई इतनी बात? यही है थर्माइट रिएक्शन, और कुछ नहीं। इतनी बात याद रखिएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे समझिए। अब जो रिडक्शन होता है ना मेटल ऑक्साइड्स का मेटल के साथ विद एल्यूमिनियम एज द रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, उसे हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे गाइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिडक्शन जो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है मेटल के साथ, उसे हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियोथर्मी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये थी मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज की बात। अब हम क्या पढ़ेंगे? हाईली रिएक्टिव सीरीज के बारे में। हाई रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी होती हैं? ठीक है गाइस, तो अब हम हाई रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। हाई रिएक्टिव सीरीज कौन सी होती हैं? जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये तो मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये दे कांट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। जब हम इनको हीट करते हैं ना, तो इनकी जो रिडक्शन होता है किसका? इनके ऑक्साइड का। ठीक है, कब? जब हीट करते हैं कार्बन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ। तो ये जो मेटल्स है ना, ये ग्रेटर एफिनिटी में आ जाते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऐसे
एफिनिटी, एफिनिटी का मीन्स होता है क्षमता। तो इनकी जो मेटल्स की क्षमता होती है वो ग्रेटर होती है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो देखो जो ये मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम हो गया, ठीक है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम, ये किससे क्या कहते हैं ऑब्टेन्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्लियर? अब ये जो मेटल होते हैं ना, ये डिपॉजिट होते हैं कैथोड में, जबकि जो क्लोरीन होता है वो लाइब्रेट किस में होता है? एनोड में। यानी कैथोड में क्या होता है? मेटल्स जो है, मेटल्स आर डिपॉजिट एट किस में होते हैं? कैथोड में। while chlorine is liberated at anode, बल्कि जो क्लोरीन होता है वो किसमें होता है? एनोड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, 3 तक काउंट करो, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। 1 2 3 नोट कर लिया? देखिए बेटा यहाँ पे डिपॉजिट और लिबरेट ये 2 वर्ड्स का यूज किया गया है कि मेटल्स जो है कैथोड में डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट मींस आपको जनरली पता ही होगा कि जमा हो जाना, कि कैथोड में जमा हो जाते हैं। लिबरेट का मीनिंग होता है बेटा मुक्त हो जाना या फिर निकल जाना। ठीक है, कि क्लोरीन में से जो क्लोरीन निकल जाता है एनोड में से। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं मुक्त या फिर निकल जाना। ठीक है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, 3 तक काउंट कर रही हूँ, जल्दी फिनिश कीजिए पॉज करके। 1 2 3 कर लिया नोट आपने? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन कर देना। तो देखो हमने रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल लिखा, ठीक है। अब ये क्या है? रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। हमने बात करी थी प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल की, अब हम रिफाइनिंग करेंगे इम्प्योर मेटल की। ठीक है, तो देखो वो प्रोसेस जो प्योरीफाई कर देता है इम्प्योर मेटल को, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, यानी क्रूड, यहाँ पर क्रूड वर्ड भी बोला गया है इम्प्योर को। ठीक है, जिसका मीन्स होता है कच्चा। ठीक है, देखो जो मोस्टली जो यूज होता है मेथड रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल में वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सा मेथड है जो मोस्टली यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब हम इसके बारे में और जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मींस रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? मतलब बेटा टूट जाना, ब्रेकिंग, किसी भी चीज का टूट जाना। ठीक है, जैसे कई सारे मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ये सब प्योरीफाइड होते हैं इस मेथड से। कौन से मेथड से? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो मींस रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये सारी एलिमेंट्स जो, ये सारे मेटल्स जो हैं वो इसी मेथड से प्योरीफाई हुए हैं। अब देखो हम नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल ये दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं। तो
देखो, जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, वो एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे जो कंटेन करते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स। कब, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। और जब हम अगर नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ ही, नॉन मेटल को अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड ये दोनों ही बॉन्ड जानेंगे इस लेक्चर में। तो देखो, अब हम ये जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, या फिर कह सकते हो कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए, तो अब हम केमिकल बॉन्डिंग जानते हैं। ठीक है, देखो जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं मतलब एक दूसरे से क्या अचीव करने के लिए, इनर्ट गैस अचीव करने के लिए। जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होती है उसे अचीव करने के लिए एक दूसरे से एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, एंड बिकम और मोर स्टेबल हो जाते हैं। मोर स्टेबल एटम कैसे होते हैं, किस चीज से होते हैं, वो स्टेबिलिटी को अचीव करके। भाई वो स्टेबल कैसे होंगे एटम्स, जब वो स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। कैसे, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द एटम्स कंबाइन with one another to achieve the inert gas electron arrangement and became more stable atoms by achieving the stability by acquire कर लेती है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई। देखो, जो ये एटम्स में जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है वो कैसे अचीव करता है, 3 वेज से करता है। फर्स्ट कौन सा है, या तो वो अपना एक खो दे या फिर ले मतलब बाय लॉसिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खो दे। सेकंड है बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। और तीसरा है बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या मतलब क्या कह रहा है कि शेयर कर दे अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन 3 मेथड को आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट कौन सा है, बाय लॉसिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड है बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड है बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये 3 वेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन
अरेंजमेंट को एटम्स में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। कर लिया नोट? तो अब हमारा टॉपिक है आयन। आयन क्या है? देखो, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ये किससे बनता है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए या गेन हो जाए बाय एन एटम। सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये अनइक्वल नंबर्स में कंटेन करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, आयन में दो चीजें आती हैं, कैटायन और एनायन। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी रखा होगा। कैटायन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन का होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसमें जैसे Na+ आ गया, Mg+ आ गया। ठीक है, ये जैसे सारे आ गए। अब इसमें एनायन में कौन से आ जाएंगे? Cl-, O2-, ये सारे एनायन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे के बारे में जो आयनिक बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है गाइस, हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में बस इतने ही, और बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।